नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 1 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के अंग्रेजी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने कुल 23 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें से ये 12वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप 23 शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ने और समझने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद पर पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो तुरंत उसका उत्तर आपको क्लिक करेगा। साथ ही साथ ग्रामर के 2 से 3 प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो आपका समय भी बचता है। अगर इन केस आपको ऑनलाइन परीक्षा के दौरान समय नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली इन प्रश्नों को हैंडल कर पाएंगे, जो कि ग्रामर बेस्ड प्रश्न होते हैं। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्नों पर ही चलेंगे। और यहां पर मैं बता दूं कि अगर पूरे पैराग्राफ को मैं पढ़ने लगूं और उसका अर्थ आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताने लगूं तो आपका काफी समय व्यतीत हो जाएगा। इस वजह से डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उसका उत्तर इस पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू जस्टिफाई व्हाई वन शुड गेट वैक्सीनेटेड, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल को वैक्सीनेशन कोविड के अगेंस्ट क्यों लगवाना चाहिए, इसके संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा इसे जस्टिफाई करता है, पैराग्राफ के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है स्टेटमेंट, रिकमेंडेशंस गिवन बिलो इन पैराग्राफ 1 आर नॉट फॉलोड एनी मोर बाई पीपल अक्रॉस द ग्लोब। और इसका रीजन दिया गया है, देयर इज स्टिल चांस दैट वैक्सीनेट पीपल कैन बिकम इन्फेक्टेड एंड इन्फेक्ट अदर पीपल। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि पैराग्राफ 1 में जो बातें मेंशन की गई है, जो गाइडलाइंस मेंशन की गई है, जो रिकमेंडेशन मेंशन की गई हैं, उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोब पर, ठीक है। और इसका जो रीजन दिया गया है वो ये कहा गया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, यानी जिनको टीका लग भी चुका है, वो उनके भी चांसेस हैं कि वो इन्फेक्ट हो सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पैराग्राफ में चलते हैं। पहले पैराग्राफ का जिक्र किया गया था, आप यहां पर देख सकते हैं, दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट फॉलोड एनी मोर, यानी कि ये जो गाइडलाइंस है, ये जो रिकमेंडेशन है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। और जो वैक्सीनेशन की बात की गई थी कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी लोग इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं दूसरे पैराग्राफ में मेंशन किया गया है, बिकॉज देयर इज स्टिल अ स्मॉल चांस इवन वैक्सीनेटेड पर्सन कुड बिकम इन्फेक्टेड और दे कुड इन्फेक्ट एंड अनवैक्सीनेटेड पर्सन। यानी कि इसके थोड़े चांस जरूर हैं कि जो वैक्सीनेट हो चुका है, जिसका टीकाकरण हो चुका है, वो भी इन्फेक्ट हो सकता है और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, जिनको अभी तक टीका नहीं लगा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोनों विकल्प पैराग्राफ में मेंशन किए गए हैं और दोनों सही हैं, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिडिक्ट एज यूज्ड इन पैसेज पैरा 6। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो प्रिडिक्ट वर्ड है, प्रिडिक्ट का हिंदी में मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, तो इससे मिलता जुलता अर्थ कौन सा शब्द दे रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग अनुमान कैसे लगाते हैं, किसी भविष्य की होने वाली घटनाओं का हम लोग अनुमान लगाते हैं, और भविष्य की होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाना ही एक तरीके से भविष्यवाणी कहा जाता है, यानी कि फोरकास्ट। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इस जो सेंटेंस दिया गया है अधूरा सेंटेंस है, इसको दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चुन करके कंप्लीट करना है। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, व्हेन मोर पीपल आर वैक्सीनेटेड, यानी जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण लग जाएगा, उसके बाद पहले पैराग्राफ में इसका उत्तर मेंशन किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, सेज दैट पीपल हु आर फुल्ली वैक्सीनेटेड कैन मिक्स विथ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अदर फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल इंडोर्स विदाउट मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। यानी कि आपसे पूछा गया था कि जब अधिकांश लोगों को वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, तो इससे जो लोग हैं वो कम संख्या में एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, पीपल कैन गैदर इन स्मॉल नंबर, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच पैराग्राफ लिस्ट्स द रिकमेंडेशन
ऑफ सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, यानी सीडीसी जो है सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, उसका रिकमेंडेशन किस पैराग्राफ में मेंशन किया गया है? पहले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं सीडीसी का जिक्र किया गया है, यानी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल। इसी में केवल इसके रिकमेंडेशन की बात की गई है, देखिए, और किसी भी पैराग्राफ में इसका रिकमेंडेशन मेंशन नहीं किया गया है। तो केवल पहले पैराग्राफ में इसकी रिकमेंडेशन के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वनली पैरा 1, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाई एविडेंस इन द पैसेज, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि पैराग्राफ में मेंशन तो किया गया है लेकिन उसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, देयर विल बी नो नीड to wear masks and practice social distancing when majority of the people have received at least one jab, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल को पहला वैक्सीनेशन का टीकाकरण अगर हो गया है, मतलब कि जो कोविड था उसका पहला वैक्सीनेशन लग चुका है, टीकाकरण हो चुका है, तो उनको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये पैराग्राफ में मेंशन जरूर किया गया लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको दोनों फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का टीका लगने के बावजूद भी उनको कोविड हो जा रहा था। तो इसके संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, यानी कि दिए गए वाक्य में किस पार्ट में गलती है? दिया गया है इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल फेस एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब कि आप एक कार्य कर रहे हैं तो उस पर आश्रित दूसरा कार्य होगा या नहीं होगा, ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप कोई भी समस्या को फेस नहीं करेंगे। तो ये चूंकि कंडीशनल सेंटेंस में जो पहला वाक्य होता है कि आपको जो कंडीशन बताया जाता है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, यानी कि देखिए कंडीशन किस में है? कंडीशन इसमें है कि यदि वह कठिन परिश्रम करता है, तो ये जो कंडीशन वाला सेंटेंस होता है ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ना कि फ्यूचर टेंस में। यहाँ पर देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब विल दिख रहा है, विल क्या शो कर रहा है कि ये फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो गलती इसी में है, बी वाले पार्ट में, यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन 1 में गलती है, यानी कि बी वाले पार्ट में। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी दिए गए वाक्य में जो अंडरलाइन शब्द है, जो फुल्ली शब्द है, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वाक्य दिया गया है, द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विल कंटिन्यूज टिल पीपल आर फुल्ली वैक्सीनेटेड, यानी कि जब तक सभी लोगों को टीका नहीं लग जाता है तब तक कोविड-19 के अगेंस्ट, उसके विरोध में जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। देखिए फुल्ली जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? पूरी तरह से टीकाकरण, ठीक है, पूरी तरीके से जब तक सबको टीका नहीं लग जाता है। टीका लगना क्या है? टीका लगाना या फिर टीका लगना क्या है? ये क्रिया है, ठीक है, और इसका विशेषता बता रहा है पूरा। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से टीका लगने की बात की जा रही है, पूरी तरीके से टीकाकरण की बात की जा रही है। आप किसी को टीका लगा रहे हैं या फिर कोई आपको टीका लगा रहा है तो कोई काम ही तो कर रहा है, क्रिया ही तो कर रहा है। तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ पर जो फुल्ली है, टीकाकरण का काम पूरा होने की बात की जा रही है, यानी कि टीकाकरण का विशेषता बताया जा रहा है। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ब इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पिक द ऑप्शन विच कैन बी मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर द वर्ड सीजेबल यूज्ड इन द पैसेज, यानी कि एक वर्ड है सीजेबल जिसका हिंदी में मतलब होता है बड़े आकार का, ठीक है, बड़ी मात्रा में इसका अर्थ होता है। तो इससे जो इसका पर्यायवाची है वो आपसे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, तो यही इसका पर्यायवाची होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक अन्य पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था, जिसमें आप अपने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 129 देख पा रहे हैं। दिया गया है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, यानी कि दिए गए वाक्य में किस पार्ट में गलती है। दिया गया है सेंटेंस आई नो ही विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट माई प्रपोजल। इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि मैं जानता हूं कि वह मेरे प्रस्ताव को सीधे तौर पर मना कर देगा। तो इस वाक्य में सीबीएसई के द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया था इसमें 9 विकल्प दिया गया था, यानी कि इसमें ये प्रश्न गलत है क्योंकि इसके सभी पार्ट्स सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पिक द ऑप्शन विच हैज ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉरबिड यूज्ड इन द टेक्स्ट, यानी कि
दिए गए लेख में एक फॉरबिड वर्ड यूज किया गया है, जिसका विलोम शब्द क्या है? तो फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, ठीक है, और परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि दिए गए पैराग्राफ के अनुसार कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो बेसिकली आपको पैराग्राफ पढ़ना है और कौन सा इसमें मेंशन नहीं किया गया वहीं आपका उत्तर होता है। तो इसमें कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर यह क्लियर हो जाएगा कि ये जो तीसरा वाला विकल्प है, वी हैव द लाइब्रेरी टू सिंग एंड डांस एट अ पब्लिक प्लेस, ये विकल्प जो है वो पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया गया है, इस वजह से इसे हम लोग ट्रू नहीं मानेंगे, यानी ये नॉट ट्रू है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाई वी हैव अ होल किंगडम, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि ऑथर के इस वाक्य वी हैव अ होल किंगडम का सही अर्थ बताता है। तो चलिए इसको पैराग्राफ में देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन, कैन डू व्हाट वी चूज, बी वाइज और रिडिकुलस, हार्क्स और इजी, कन्वेंशनल और ऑड, बट व्हेन वी स्टेप आउट ऑफ द किंगडम आवर पर्सनल लाइब्रेरी ऑफ एक्शन बिकम्स अ क्वालिफाइड बाय अदर पीपल्स लाइब्रेरी। तो पैराग्राफ के अनुसार इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है अपने चॉइसेस को सिलेक्ट करने के संदर्भ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सनल चॉइसेस, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पिक द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द बेस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक होना, ठीक है, एज यूज्ड इन द पैराग्राफ 3 ऑफ द पैसेज। तो जागरूक होने के सेंस में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है चारों विकल्पों में? आप देखिए तो अवेयर का मतलब भी होता है जागरूक होना, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इस्टेब्लिशेज द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट, पिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। तो चलिए इसका उत्तर देखने के लिए पैराग्राफ में चलते हैं। तीसरे पैराग्राफ में इसका उत्तर यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं, अ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर इज फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 देखिए, रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स एंड फीलिंग ऑफ अदर्स, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पिक द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दिया गया सेंटेंस, अ ट्रूली सिविलाइज्ड पर्सन विल रिस्पेक्ट एंड बी कंसिडरेट वाइल इंटरेक्टिंग विथ अदर्स। पैराग्राफ के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इवन इन स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेनेटरी और इंफॉर्मेटिव डिस्कोर्स इज, यानी कि एक तरीके से एक्सप्लेन करना और इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना यानी वाचन करना, ये क्या है? तो ये एक्सपोजिशन होता है, जिसे हिंदी में प्रदर्शनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डिफिशियंसी इन एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विथ इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज अ सिंबल ऑफ। तो लिखने में जो अक्षमता होती है उसे हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, द टीचर हैज गिवन स्ट्रिप्स ऑफ द इनकम्प्लीट सेंटेंस टू द स्टूडेंट्स, दे हैव टू ज्वाइन ईच इनकम्प्लीट सेंटेंस विथ इट्स करेक्ट हाफ, वॉट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर टू कंडक्ट सच एक्टिविटी इन क्लास। यानी बच्चों को एक तरीके से इनकम्प्लीट सेंटेंस का स्ट्रिप दिया जा रहा है और बच्चे को इस जो सेंटेंस आधा अधूरा है उसको पूरा करना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की एक्टिविटी क्या कहलाई जाएगी? तो इस प्रकार की एक्टिविटी का मेन उद्देश्य ये है कि करेक्ट सिंटेक्स फॉर्मेशन बच्चे के अंदर डेवलप किया जाए। सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विन्यास, यानी कि जो अधूरा वाक्य था उस वाक्य को पूरा करना, यानी कि फोकस ऑन करेक्ट सिंटेक्स फॉर्मेशन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू लिसन अ रिकॉर्डिंग टू गेट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज इज नोन एज। ओवरऑल मीनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सार बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक ऑडियो बच्चे को सुनाया जा रहा है, रिकॉर्डिंग सुनाया जा रहा है, ताकि बच्चा उसका ओवरऑल मीनिंग समझ पाए। तो ये कहा जा रहा है कि ये क्या है? तो ये जिस्ट लिसनिंग टास्क है। जिस्ट का हिंदी में मतलब होता है सार, ठीक है। यानी कि सार निकालने के लिए बच्चे को टास्क सुनाया जा रहा है। ये सार निकालने का टास्क है जो बच्चे को ओवरऑल मीनिंग निकालने में मदद करेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू अ टेक्स्ट, टेकिंग नोट्स
एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड। यानी कि एक टास्क विद्यालय में टीचर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है जिसमें टीचर बच्चों को कुछ शब्द सुनने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से इन शब्दों को वो नोट डाउन कर रहा है, उसके बाद से इन शब्दों के आधार पर फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, कुछ टेक्स्ट को फिर से लिख रहा है ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक्टिविटी क्या है, तो इसको डिक्टो ग्लॉस कहते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक टीचर पहले बच्चों को कुछ शब्द देता है, बच्चे उसको कॉपी में लिख लेते हैं, उसके बाद से कुछ ग्रुप्स में बच्चों को बांट दिया जाता है और उसको शब्द के आधार पर वो फिर से वाक्य विन्यास या फिर एक लेख तैयार करता है, ठीक है। तो इसको डिक्टोग्लॉस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विथ द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो ये नॉम चॉम्स्की का स्टेटमेंट है कि बच्चे जन्म से ही भाषा को एक्वायर यानी कि अर्जित करने के लिए उनके अंदर क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 नॉम चॉम्स्की इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई और सोशियो का मतलब होता है समाज, यानी कि समाज के भाषा से, सामाजिक भाषाई से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज चेंज। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज में जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसमें किस प्रकार से पॉलिटिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक की वजह से चेंजेस आते हैं उसका अध्ययन करना है। तो ये भाषा से संबंधित है, इस वजह से आपका उत्तर पॉजिटिव है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, द स्टडी ऑफ एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स सर्टेन स्पीच कैरेक्टरिस्टिक। तो ये भी भाषा से संबंधित है जो कि समाज में बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, द जनरल परसेप्शन ऑफ ए डायलेक्ट विद इन अ सोसाइटी। तो ये तो बिल्कुल सोसाइटी की ही बात कर रहा है, इस वजह से पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, देखिए कहा जा रहा है द स्टडी ऑफ साउंड्स इन स्पोकन लैंग्वेज। तो ये जो स्पोकन लैंग्वेज का जो साउंड है, मतलब कि साउंड को हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे कि ध्वनि आप लोग सुनते हैं, वर्ण जो आप लोग पढ़ते हैं हिंदी में, उसको साउंड बोला जाता है। तो उसका स्टडी जो है वो सोशियो लिंग्विस्टिक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर निगेटिव था और इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है। इन दोनों को पढ़ करके आपको बताना कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल चिल्ड्रेन हु इंटर स्कूल, मतलब कि प्रत्येक बच्चे जो स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं, आर हाईली कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर्स। कॉम्पिटेंट का मतलब यहाँ पर क्षमता से है, यानी कि उनमें भाषा को यूज करने की एक तरीके से बहुत क्षमता होती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है वो अपने घर की भाषाई लैंग्वेज को समझता है और बोल सकता है, यानी कि अपने मदर टंग को वो पहले से जान रहा है। तो ये बच्चे में भाषाई कौशल है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि भाषा और सांस्कृतिक एक तरीके से अनेकता की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विभिन्नता होने की वजह से, दे आर अनेबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी। इसकी वजह से वो अपने एबिलिटी को एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि मान लीजिए एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हैं, तो कोई ऐसा बालक जिसका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ऐसा था जो कि कक्षा के भाषा से बिल्कुल अलग है। मान लीजिए यूपी के विद्यालय में कोई साउथ का बच्चा आ गया जिसकी लैंग्वेज यहाँ के ना तो टीचर समझ पा रहे हैं और ना ही यहाँ के बच्चे समझ पा रहे हैं, तो क्या ये संभव होगा कि एक दूसरे से इंटरेक्शन हो पाए? संभव नहीं होगा। तो यहीं ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से उनको अनेबल कर देता है ये लैंग्वेज जो है और कल्चरल डाइवर्सिटी कुछ हद तक, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से आपका उत्तर होगा। यानी कि दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो सही व्याख्या नहीं करता है एक ही। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पिक द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द करेक्ट मैचेज ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ सिचुएशंस आपको दिए गए हैं जब आप कम्युनिकेट करते हैं, और यहाँ पर दिया गया है कि आप एक्यूरेसी पर फोकस करेंगे या फिर फ्लुएंसी पर फोकस करेंगे। तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला दिया गया है, फिलिंग अ इमिग्रेशन फॉर्म। जब कोई आप फॉर्म भरते हैं तो आप एक्यूरेसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि फॉर्म में कुछ गलती ना हो जाए। तो ऑप्शन 1 देखिए, फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी, आप एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे जब किसी फॉर्म को भर रहे होंगे। दूसरा देखिए, गिविंग एन प्रेजेंटेशन टू द बिजनेस मीटिंग। तो जब भी बिजनेस मीटिंग में प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो उसमें डाटा का एक्यूरेट डेटा प्रस्तुत किया जाता है, यानी वहां पर भी एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ता है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, कॉलिंग आउट
फॉर हेल्प इन एन इमरजेंसी। तो किसी को इमरजेंसी में कॉल करते समय आप भाषा की शुद्धता यानी उसकी एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि जल्दी से आपको इमरजेंसी में किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो आप उस समय धारा प्रवाह बोल रहे होते हैं, चाहे आपके मुख से कुछ गलत ही क्यों ना निकल रहा हो। ठीक है, तो उस समय हमारा मेन फोकस क्या होता है? उस समय मेन फोकस होता है फोकसिंग ऑन इन फ्लुएंसी। ठीक है, यानी कि प्रवाह पर, कि हमारे मुख से जल्दी से भाषा निकले। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। चौथा देखिए, टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन अ पार्टी। तो जब भी आप फ्रेंड से बातचीत करते हैं तो उसमें सही उच्चारण का या फिर इस सब का आप ध्यान नहीं देते हैं, आप जल्दी जल्दी बोलने में फोकस करते हैं, यानी फ्लुएंसी पर, धारा प्रवाह बोलने में फोकस करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अब देखिए क्या विकल्प बना, ए का 1, उसके बाद से देखिए बी का 3, उसके बाद से देखिए सी का 2 और डी का 4। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल। तो लैंग्वेज स्किल के कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है चारों विकल्पों में से जो कि बच्चे में लैंग्वेज स्किल को डेवलप करे। पहला ऑप्शन दिया गया है रिसाइटिंग पोएम्स। रिसाइटिंग का मतलब वर्णन करना या फिर पाठ, इस टाइप से सेंस में आता है। तो जब टीचर पोएम का वर्णन कर रहा होगा या फिर बच्चों को सुना रहा होगा तो बच्चों में इससे केवल सुनने का कौशल विकसित होगा, क्योंकि बच्चे केवल सुन रहे होंगे, कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा, तो इसमें केवल एक ही कौशल विकसित हो रहा है। इसके बाद से देखिए चौथे विकल्प की बात करें, ऑर्गेनाइज स्पीच कॉम्पिटिशन। तो जब भी स्पीच कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो पहले एक बंदा जो होता है, एक वक्ता जो होता है, वो अपना भाषण दे लेता है और उसके बाद उसका भाषण कंप्लीट होने के बाद से दूसरा वक्ता आता है। तो इसमें क्या है, इसमें एक तरीके से आप देखेंगे तो जो वाचन है वो कौशल विकसित हो रहा है, क्योंकि बच्चे पहले से अपना लेख लिख करके आते हैं और उसी लेख को वो स्पीच के तौर पर डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हुआ, वो जो कुछ भी लिख करके आया उसी को वो कक्षा में बोल देता है। तो ये भी आपका एक तरीके से केवल वाचन कौशल इसमें विकसित हो रहा है, यानी बोलने का कौशल। तीसरा देखिए ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन। तो डिबेट कंपटीशन में भी ऐसा ही होता है कि या तो आप पक्ष में बोल रहे होते हैं या तो विपक्ष में बोल रहे होते हैं, यानी कि आप पहले से अपना कंटेंट तैयार कर लिए हैं, लिख लिए हैं और उसको केवल आप एक तरीके से बोलने के सेंस में कक्षा में जाकर के डिलीवर कर देते हैं, बोल देते हैं। तो इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में लेखन कौशल और साथ ही साथ उसके बाद से उसमें वाचन कौशल को विकसित किया जा सकता है। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, देखिए रोल प्ले ऑफ ड्रामा इन क्लास, यानी कि कक्षा में एक नाटक करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आप नाटक को लिखते हैं, ठीक है, तो इससे आप में लेखन कौशल का विकास हुआ। उसके बाद से जिसका जो रोल होता है उसको वो पार्ट दे दिया जाता है, ताकि आपकी ये डिलीवरी होनी चाहिए, मतलब आपका ये क्या बोलते हैं उसको, डायलॉग है, आपको इसको बोलना है। तो जो डायलॉग जिसका होगा वो निश्चित तौर पर उसे पढ़ेगा। तो सबसे पहले तो उसे लिखा गया ड्रामा को, उसके बाद से जिसका जो डायलॉग है उसने उसे पढ़ा। तो लेखन कौशल के साथ साथ एक तरीके से पठन कौशल का भी विकास हो गया। उसके बाद से जब रोल प्ले हो रहा होगा, यानी जब नाटक संचालित हो रहा होगा, तो एक बोल रहा होगा और दूसरा उसको सुन करके उसके प्रश्न के जवाब में उसका रिएक्शन दे रहा होगा, यानी कि उससे सुनना भी बच्चे में कौशल विकसित हुआ और उसको सुन करके उसके बाद रिएक्ट करना। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर कृष्ण लीला ही हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है रोल प्ले के माध्यम से, तो एक जब बोलता है तो उसके बाद तुरंत बोलता है, मतलब कि उसके एक्शन पर उसका रिएक्शन हो रहा है, यानी कि उसको सुन करके वो अपने बात को बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना सभी एक्टिविटीज़ इसमें शामिल थी। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट होगा। इससे सबसे ज़्यादा बच्चों में लैंग्वेज स्किल को डेवलप किया जा सकता है। विकल्प 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि सृजनात्मक लेखन के लिए कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर देख लीजिए नॉन फॉर्मल राइटिंग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मल राइटिंग जो होता है वो औपचारिक लेखन है, लेकिन नॉन फॉर्मल यानी अनौपचारिक लेखन जिसमें बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, और जब वो स्वतंत्र होकर के लेख लिखता है तो उसमें क्रिएटिविटी भी आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की 8वें सूची में निम्न में से कौन सा एक भाषा एक तरीके से उसमें शामिल किया गया है। तो ये है बोडो है, बोडो लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 3 बोडो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच लैंग्वेज इज रिकमेंडेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा लैंग्वेज
बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन का मीडियम के तौर पर प्राइमरी लेवल में होना चाहिए, यानी कि बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा लैंग्वेज प्रयोग किया जाना चाहिए, तो वो बच्चे का मदर टंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 मदर टंग बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर टीचिंग ग्रामर इज, यानी कि दिए गए विधियों में से कौन सा विधि है जो बच्चों को ग्रामर पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। पहला दिया गया लेक्चर मेथड। बच्चे हैं प्राइमरी स्तर के, बच्चों को आप लेक्चर दे करके नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एनसीएफ 2005 इसे व्याख्या को, लेक्चर को निगेटिव मानता है, क्योंकि बच्चे खेल माध्यम से ही सीखेंगे, तो ये पहला गलत हो गया। तीसरा देखिए डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि बच्चों को वो इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश सिखाना है, तो बच्चे को इंग्लिश का इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, तो इससे बच्चे ग्रामर नहीं सीखते, बस उसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, बल्कि बच्चे ग्रामर नहीं सीख पाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा था कि मदर टंग, आप हिंदी किस प्रकार से सीख रहे थे, जब आपका जन्म परिवार में हुआ था तो धीरे धीरे लोगों की भाषा को एक्वायर आपने कर लिया, अर्जित कर लिया, और उन्हीं की तरह रिएक्ट करने लगे, बोलने लगे। तो क्या आप ग्रामर जानते थे हिंदी का? नहीं जानते थे। यानी कि जो डायरेक्ट मेथड होता है उससे बस कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, एक तरीके से उसमें ग्रामर स्किल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए कम्युनिकेशन मेथड। कम्युनिकेशन मेथड में भी सिर्फ आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, उस ग्रामर से परिचित नहीं हो पाएंगे, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा इंडक्टिव मेथड, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे को उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि राम, लखनऊ, मेज, तो ये सब क्या है, ये उदाहरण हो गया, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, या फिर किसी व्यक्ति का नाम है। तो इसके बाद आप बता सकते हैं कि किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चे को ग्रामर का रूल बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट है और यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट मीन्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के 23 शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को पढ़ने और समझने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।